मुझको भरपूर विस्तार दो माँ, श्रेष्ठ सपनों का संसार दो माँ। मुझको भरपूर विस्तार दो माँ, श्रेष्ठ सपनों का संसार दो माँ। प्रणाम, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से अभी गर्भ संवाद हो रहा था, यही देख रहे थे और इसी से ही आगे हमारा आज का टॉपिक है जो कि रेडिएशन पे है। तो क्या सब तैयार हैं? बहुत लोगों के अभी भी कैमरा ऑफ है, वीडियो ऑफ है और जो लोग एकदम लेट के बैठे हुए हैं ज़रा अब उठ जाइए, कमर गर्दन थोड़ी सीधी कर लीजिए। लेट के पढ़ना कभी भी हमारी संस्कृति में न था, ना कभी आएगा। तो जब हम अपने शिशु को हमेशा ये ज्ञान देने वाले हैं कि वो सही से एकदम सीधे होके बैठें कि तो आप भी आज कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएँ। तो यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं। मैं आपके लिए पीपीटी लेके आई हूँ, पीपीटी से हम लोग प्रारंभ करेंगे ताकि आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाएँ। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मुझे बस एक बार आप सब ये बताइए कि क्या आज आप लोगों ने टॉपिक चेक किया है? क्या टॉपिक है हमारा? हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? मैसेज टाइप करिए। अभी तक रिप्लाई आया नहीं है। रेडिएशन, ठीक है। ठीक है। तो 1-2 मैसेजेस आ गए हैं कि हम रेडिएशन पे स्टार्ट करने वाले हैं। हम रेडिएशन पे आज कक्षा लेने वाले हैं। तो रेडिएशंस के बारे में जब हम बात करते हैं, तो यहाँ से हम आपका पीपीटी शेयर करते हैं। एक बार प्लीज़ कन्फर्म करिएगा कि आप लोगों को मेरा पीपीटी दिख रहा है कि नहीं? विज़िबल है सबको? हाँ जी दीदी। ठीक है। तो यहाँ से हमारा स्क्रीन स्टार्ट होता है। सो टॉपिक इज़ इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन एंड इट्स मैनेजमेंट कि रेडिएशन क्या है? ये आपको अगर पता भी है तो उसके क्या इफेक्ट्स हैं? कहाँ-कहाँ पे वो हमें दिक्कत देता है या उससे क्या हमारे लिए प्रॉब्लम आती हैं? और अगर प्रॉब्लम आती है तो उसके क्या मैनेजमेंट है? हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं अपने शिशु पर जो भी उसका बैड इफेक्ट पड़ रहा है या नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, तो हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? कैसे हम उसको मैनेज कर सकते हैं? क्योंकि आज के टाइम पे जैसे हम लोग जैसे-जैसे आगे साइंस के लिए तरक्की कर रहे हैं, एडवांसमेंट हो रहा है, मॉडर्न लाइफ में घुस रहे हैं, वैसे-वैसे हम मशीन से अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा घेर के रखे हुए हैं। अगर आप देखें कि पहले ज़माने जब था तो ना मोबाइल फ़ोन इतना यूज़ होता था, ना ही इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स या मशीन्स यूज़ होते थे। पर अब सफाई करने के लिए भी आपने वैक्यूम लिया हुआ है, आपने गर्म पानी करने के लिए भी गर्म मशीन ली हुई है, कपड़े धोने के लिए भी मशीन है, टीवी, फ्रिज, मोबाइल, माइक्रोवेव ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा हमारे डे टू डे लाइफ में आ गई हैं कि रेडिएशंस जो हमारी बॉडी पे पड़ रहा है, उसका क्या बैड या हार्मफुल इफ़ेक्ट हो सकता है, हम उसको ध्यान नहीं देते हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। सो व्हाट इज़ रेडिएशन? जब हम रेडिएशन की बात करते हैं, तो रेडिएशन क्या है या किस तरीके से हो सकता है? अगर हम थोड़ा-सा इस इमेज को बड़ा करें आप लोगों के लिए और अगर आप लोगों को दिखाएँ, तो देखिए यहाँ पे एक व्हाइट कलर की वेवलेंथ दिख रही होगी आप लोगों को, जहाँ-जहाँ ये मेरा कर्सर जा रहा है, ये व्हाइट कलर की वेवलेंथ है। ये वेवलेंथ ये बताता है कि यहाँ पे जितना ज़्यादा गैप है, उतना ज़्यादा आपको कम असर पड़ रहा और जितना यहाँ पे अल्ट्रावायलेट या एक्स-रे या गामा रेज़ आ जाती हैं, वहाँ से क्या होता है ज़्यादा हमारी बॉडी में इफ़ेक्ट पड़ने लगता है। जितना ज़्यादा ये टाइड्स ऊपर-नीचे हो रही हैं, समझ लीजिए कि पहले ऊपर अगर गई है तो मतलब कि रेडिएशन ज़्यादा है, अगर नीचे आई है तो उसका इफ़ेक्ट कम है। और कहाँ-कहाँ से हमें ये रेडिएशंस की वेवलेंथ मिलती है? हमारे रेडियो हो गया, टीवी हो गया, देन नेक्स्ट ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ है मोबाइल फ़ोन्स है, माइक्रोवेव्स है, हम लोग
आज के टाइम पे अब जैसे ठंड आ रही है, तो हीटर यूज़ कर रहे हैं, ब्लोअर्स यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ों से हमें रेडिएशंस मिलता है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको बतानी है वो ये है कि जब आप एक्स-रे करवाने भी जाते हैं, तो एक्स-रे मशीन के भी रेडिएशंस होते हैं। उससे भी बेबी को हार्मफुल इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अब हम इसको कैसे ठीक करें? क्योंकि डे टू डे लाइफ में अगर हमें रहना है, तो हमें मॉडर्न और साइंस के साथ भी चलना पड़ेगा। तो हम इसे कैसे कंट्रोल करें, कैसे मैनेज करें? तो अगर हम रेडिएशंस की बात करें, तो रेडिएशन क्या है? पावरफुल एंड वेरी डेंजरस रेज़ दैट आर सेंट आउट फ्रॉम सर्टेन सब्सटेंसेस. You cannot see or feel radiations, but it can cause serious illness or death. मैंने हिंदी में भी इसीलिए लिखा है ताकि सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो कि कुछ ऐसे पदार्थों से निकल के जो फैली होती हैं, शक्तिशाली और खतरनाक किरणें होती हैं, जो ना हमें दिखाई देती है ना महसूस होती हैं। लेकिन उनका जो प्रभाव होता है वो इतना दुष्प्रभाव होता है कि या तो हमें कोई गंभीर रोग भी लगता है या फिर बहुत लेटर स्टेज पे मृत्यु भी होती है। तो कैसे और कहाँ-कहाँ से हमें रेडिएशंस मिलती हैं? हमारे जो जो एक होते हैं आयोनाइजिंग मैग्नेटिक रेडिएशंस, उससे हमें ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता है, लेकिन जो नॉन आयोनाइजिंग है, जो हमारे डे टू डे लाइफ में चल रहे हैं, उसके बारे में आज हम बात करते हैं, जिसका यूज़ आज के टाइम पे हम बहुत ज़्यादा या एक्सेसिवली कर रहे हैं। मोबाइल फ़ोन्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। लैपटॉप जब से कोविड का टाइम आया है, वर्क फ्रॉम होम हो गया है, हम लैपटॉप पे भी बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हम टीवी देखते हैं, टीवी का आधे से ज़्यादा टाइम आप टीवी पे ही वेस्ट करते हैं, मोबाइल फ़ोन पे वेस्ट करते हैं और ऐसा भी पाया गया है कि जिनके घर पे वाई-फाई कनेक्शन या राउटर्स होते हैं, वहाँ पे भी रेडिएशन ज़्यादा होता है। तो वाई-फाई कनेक्शन और राउटर भी आपके रेडिएशंस का प्रॉब्लम देते हैं। क्या प्रॉब्लम आता है गर्भ में अगर हम रेडिएशंस को देते हैं तो, या रेडिएशंस के आसपास अगर हम अपनी बॉडी को एक्सपोज कर रहे हैं या हम ज़्यादा आसपास उन पदार्थों के हैं, तो हमें कैसे फ़र्क पड़ेगा या हमारे शिशु पर कैसे प्रभाव पड़ेगा? तो क्या होता है, हमारा जो शिशु है, हमारा जब वूम्ब में या हमारे गर्भ पे जब शिशु आता है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो शुरू-शुरू टाइम पे होती है। यानी कि अगर 0 टू 2 वीक्स अगर आप यहाँ पे देखें जहाँ मेरा कर्सर है, तो 0 टू 2 वीक्स अगर वहाँ पे बच्चे को हार्मफुल इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ गया, तो मिसकैरेज होने का प्रॉब्लम आता है। अगर हम यही देखते हैं कि 2 टू 8 वीक यानी 2 से 8 वीक पे अगर हमने बहुत ज़्यादा पाया कि शिशु पे प्रभाव आ रहा है, तो फिर डिस्लेक्सिया होता है। डिस्लेक्सिया क्या होता है? मैलफॉर्मेशन, यानी कि जो हमारे शिशु के जब अंग या कि ऑर्गन फॉर्म हो रहे होते हैं, तो जब अंगों का फॉर्मेशन होता है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। तो ये कब होता है? 2nd टू 8th वीक में। नेक्स्ट, अगर बाय चांस बेबी 8 टू 15th वीक का आ गया है और उसके बाद रेडिएशंस का हार्मफुल इफ़ेक्ट ज़्यादा दिख रहा है, तो उसमें मेंटल रिटार्डेशन, यानी कि मेंटल रिटार्डेशन में आप काउंट करते हैं ऐसे बच्चे जिनका मैथ्स बहुत वीक है या जल्दी-जल्दी वो सोच नहीं पा रहे हैं, या अगर उनके पास ऐसी कोई सिचुएशन है उस टाइम पे वो तुरंत क्विक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या फिर जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके एज या उनके उम्र के उस हिसाब से अगर वो थोड़ा-सा भी पीछे हैं, तो वो सब मेंटल रिटार्डेशन के ग्रुप में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान से देखनी है। तो अगर ये आप सबको पता है कि जितना छोटा शिशु होता है उतना ही सेंसिटिव होता है, उतना ही कोमल होता है, अभी बहुत अच्छे से फ़ॉर्म नहीं होता है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है जब वो 0 टू 2 वीक्स या फिर 2 टू 8 वीक्स, अगर वो 0 टू 8 वीक्स तक बिल्कुल ठीक है, तो धीरे-धीरे उसका जो स्कल है, उसका जो यहाँ पे कपाल है, वो धीरे-धीरे फ़ॉर्म होगा, फिर उसको रेडिएशंस के थोड़े कम प्रभाव पड़ेंगे, लेकिन शुरू-शुरू में हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। अब अगर आपने कभी देखा होगा कि आप म्यूज़िक सुनते हैं या कभी कोई टीवी या कुछ ऐसा गीत चलाते हैं, जो आपको बहुत पसंद है, तो वो आपके शिशु को भी पसंद आता है और आपको कभी-कभी एक सेंसेशन फ़ील होता है। वैसे ही कब जब आप अगर बहुत पास टीवी के बैठे हैं या लैपटॉप, अभी जैसे लैपटॉप के पास बहुत बैठे हैं या फ़ोन भी अगर आप देख रहे हैं, तो बहुत लोगों की आदत होती है फ़ोन को एकदम ऐसे देखने की, गर्दन एकदम नीचे होती है।
तो इन सारी चीज़ों में क्या होता है, जो शिशु है हमारा वो बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट करता है। कैसे रिएक्ट करता है, उसका रिएक्शन भी होता है। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी आप लोगों को दिखा चुके हैं। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे शिशु को ऐसे सेंसिटिव होता है और अगर यही सेंसेशन हम देखें, तो फिर यहाँ पे क्या होता है, बच्चा परेशान हो जाता है। अगर हम तेज़ आवाज़ में शिशु को कुछ गीत सुनाते हैं या बहुत ज़्यादा एक्शन मूवीज़ देखते हैं, तो इस पे हमें ध्यान देना है। जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए लेके आए हैं, वो ये है कि जब हम बात करते हैं मोबाइल फ़ोन पे या जब आप किसी से बहुत लंबे टाइम तक कॉल पे होते हैं, तो वहाँ पे आपको ये एहसास नहीं होता है कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ-कहाँ से हो रहा है। बहुत लोगों ने महसूस किया होगा कि अगर आप 10-15 मिनट से ज़्यादा फ़ोन पे बात कर लें, तो आपका फ़ोन गरम हो जाता है। क्या कभी आपने नोटिस किया है? कितनों ने नोटिस किया है कि अगर हम बहुत ज़्यादा फ़ोन पे बात कर लें, तो हमारा जो फ़ोन है वो गरम हो जाता है। इसी पे ही हैंड रेज़ करते जाइए, मेंशन हो जाएगा। मेघा गोयल रेज़्ड हैंड। ठीक, एक ही हैं जिन्होंने अगर बहुत लंबे टाइम तक बात करते हैं तो फ़ोन गरम होता है। आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, पर अगर आप ध्यान दें तो जो आपका स्क्रीन है, जहाँ पे आप टेम्पर्ड ग्लास या जो आपका फ्रंट स्क्रीन है, वो इतना आपका जो यहाँ तक आता है, ये आपका स्क्रीन गर्म हो जाता है और यही स्क्रीन आपके कान के जो लोब्स होते हैं वहाँ पे डायरेक्टली पहुँचता है और यहीं से ही कनेक्शन आपका आपके ब्रेन पे जाता है, यहीं से ही आपका कनेक्शन आपके स्पाइन से जाता है, यहाँ से ही जब ब्रेन से कनेक्शन होता है, ब्रेन आपका ऑप्टिकल नर्व आपके आँखों पे आता है, यही ब्रेन आपके पीछे आपकी रीढ़ की हड्डी, आपके पहले गर्दन, नेक, बैक नेक और फिर वहीं से ही आपकी रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है। तो आप ज़रा सोचिए कि एक चीज़ जो यहाँ से एक हार्मफुल वेव जो एक कान की तरफ से गई है, एक ऑर्गन से गई है, वो आपके ब्रेन को, आपके आईज़ को, आपके स्पाइन को और आपका जो रीढ़ की हड्डी है, जो स्पाइन है, वो साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि आपके जो स्पाइन है, जो मेरुदंड है, अगर वो बिल्कुल सही नहीं है, तो आपको ऑर्गन फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आता है। यानी कि अगर किसी की स्पाइन टेढ़ी है, तो उसका बैठने का तरीका गलत हो जाता है, चलने का तरीका गलत हो जाता है, पैरों में अंतर आ जाता है। तो एक रेज़ या कुछ हार्मफुल रेज़ जो सिर्फ़ कान की तरफ से जा रही हैं, एक तरफ से जा रही है, वो पूरे शरीर को बर्बाद कर सकती हैं या फिर खराब कर सकती हैं। तो जो नेक्स्ट चीज़ मैं आपके लिए लेके आई हूँ, वो ये इम्पोर्टेंट दिखाना है कि जब हम मोबाइल फ़ोन पे बात करते हैं, तो उसके बाद मोबाइल फ़ोन पे बात करने के बाद जो हमारा लोब है, जो हमारा सर है या जो हमारा ब्रेन है, वो कैसे अफ़ेक्ट होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत छोटे-छोटे अक्षर नहीं हैं, पर थोड़ा-सा आपको ध्यान देना है। यहाँ पे है, जब आपका सेल फ़ोन ऑन है और जब आपका सेल फ़ोन ऑफ है। ये देखिए रेड कलर के आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स दिख रहे होंगे, ये रेड और ये सेल फ़ोन जब हमारा ऑफ होता है तब एकदम क्लियर पिक्चर होती है। तो डॉक्टर्स का भी यही मानना है कि ये एरिया पूरा आपका अफ़ेक्ट हो जाता है और ये धीरे-धीरे जब बढ़ता है, तो फिर यहाँ पर ही दूसरी साइड अगर हम देखें, तो वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता है। अब तो हमने मोबाइल फ़ोन्स की बात कर ली, हमने लैपटॉप की बात करी, लेकिन एक और चीज़ है, जो आपको परेशान कर सकती है या जिससे आपको हार्मफुल रेडिएशंस मिल सकते हैं। और वो हार्मफुल रेडिएशंस की जब आप बात करें, तो एक बार आप देखेंगे तो समझेंगे कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। ये वो मशीन्स हैं, जो आपने ज़रूर अपनी लाइफ़ में एक बार देखी होंगी और इस मशीन्स में क्या होता है, ये सारे जब आप एक बार कभी अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं या फिर कभी आप एक्स-रे करवाने जाते हैं या सीटी स्कैन करवाने जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, शुरू-शुरू में ये जो लेयर है, ये जो आपके एब्डोमेन की लेयर है, ये बहुत पतली होती है या बहुत सेंसिटिव, बहुत नाज़ुक होती है। समय आने पर ही ये इतना डिस्टेंस बढ़ता है, नहीं तो ये बहुत पास होती है। तो जितना ज़्यादा शिशु आपके
शरीर आपके एब्डोमेन के स्किन से जितना पास होता है, रेडिएशन या जो रेज हैं, वो उतनी ही ज़्यादा हार्मफुल होती हैं शिशु के लिए। आप अल्ट्रासाउंड नहीं इग्नोर कर सकते। अगर बाय चांस आपको चोट लग गई है, अगर पैर में कोई चोट आई है, अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो आप एक्स-रे अवॉइड नहीं कर सकते। आप बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जिसे अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन वो अगर आप चाहते हैं कि रेडिएशन में हार्मफुल ना हो, तो उसके लिए आपको 2-3 चीज़ें बहुत ध्यान देनी होंगी। सबसे पहले है कि आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएँगे कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर आप प्रेग्नेंट हैं। दूसरी चीज़ ये कि आपको ये ध्यान देना होगा, जब भी आप अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं, तो अल्ट्रासाउंड करवाते हुए जो मशीन्स यूज़ होती हैं, आपने देखा होगा आपके जो डॉक्टर्स हैं, वो पहले एक जेल लगाते हैं। वो जेल लगाते हैं, उसके बाद आपके एब्डोमेन पे आपका अल्ट्रासाउंड होता है या टेस्टिंग होती है। गलती से भी वो जेल लगवाना ना भूलें, क्योंकि रेडिएशंस बहुत कम हो जाती हैं जब उसमें कोई भी सब्सटेंस या कोई भी लेड लगता है। अब देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आज के टाइम पे? आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है ये लैपटॉप। ऐसे अपनी गोदी में लैपटॉप लेके बैठते हैं, टीवी देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, बच्चों को कुछ पढ़ा रहे हैं, खुद कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप ऐसे ही लैपटॉप को अपनी गोदी पे, अपने लैप पे लेके बैठेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। हार्मफुल इसलिए है क्योंकि इसकी पूरी रेडिएशंस आपके लैप पे, आपके गर्भ पे जा रही हैं। कोई अगर आप यहाँ पे ध्यान दें, तो ये यहाँ पे ये चीज़ देखिए, ये यहाँ से रेडिएशन जो निकलता है, वो डायरेक्ट आपके एब्डोमेन पे जाता है, डायरेक्ट आपके पेट पे, डायरेक्ट आपके गर्भ पे जा रहा है। तो आप सोचिए, अगर कभी आप ध्यान दें तो लैपटॉप भी बहुत लंबे समय तक अगर आप चला रहे हैं, तो वो भी गर्म हो जाते हैं। तो बहुत लोगों की अब आदत ऐसी बन गई है, हम लोग डॉक्टर्स यहाँ पे देखते हैं 80% ठंड के टाइम पे क्या करते हैं, ठंड के टाइम पे लैपटॉप को अपनी गोद पे रखते हैं। लैपटॉप का नीचे वाला स्तर थोड़ा गर्म होगा तो वो आपके पेट पे गर्माश देगा। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। आप लैपटॉप बिल्कुल भी अपनी गोदी में नहीं रखेंगे और ना ही तकिए पे रखेंगे। आप लैपटॉप एक सामने अपने छोटे टेबल या चौकी या जो भी आपके पास अवेलेबल है, आप उस पे रखेंगे। तकिया भी नहीं यूज़ करेंगे। बहुत लोगों को लगता है उन्होंने अगर पिलो या तकिया या सोफ़े का कुछ रख लिया, तो उनको रेडिएशंस नहीं मिलेंगी, तो नहीं। नीचे की एनर्जी जो है, नीचे की जो इलेक्ट्रॉनिक आपका रेडिएशन है वो रुक गया है, लेकिन जो सामने से रेडिएशन आ रहे हैं आप वो नहीं रोक पाए। तो कम से कम नहीं तो आपका 2 मीटर या 1 मीटर दूरी होनी चाहिए स्क्रीन की और आपकी। आपकी मतलब आपके आई से भी 1 मीटर दूर हो, आपके पेट से भी 1 मीटर दूर हो। इतना ध्यान और इतना डिस्टेंस आपको देना है। तो जितने लोग इस तरीके से अपना लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, प्लीज़ ऐसे लैपटॉप यूज़ करना बंद कर दीजिए। सिर्फ लैपटॉप ही नहीं, बहुत लोग तकिया रखते हैं, तकिया रखा आपने ऐसे और तकिए के ऊपर ऐसे-ऐसे फ़ोन चला रहे होते हैं। ऐसे भी बहुत आप लोग करते हैं। आपको वो भी नहीं करना है। अपने फ़ोन को इतना दूर रखना है कि आपके से डायरेक्ट सेंसेशन या डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक आपको वेव्स ना आएँ। नेक्स्ट जब हम देखते हैं, तो बहुत लोग जो संगीत के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक हेडफ़ोन अपने कान पे रखते हैं और दूसरा हेडफ़ोन अपने पेट पे रखते हैं। ये आजकल की नई जनरेशन है, ये भी अगर आप कर रहे हैं या कभी गलती से किया है तो इसे प्लीज़ अब आप रिपीट ना करें। जैसा कि कभी आपने ये सुना होगा कि बच्चों को बहुत अच्छे-अच्छे संगीत सुनाने चाहिए, बहुत अच्छी-अच्छी कहानियाँ सुनानी चाहिए, लेकिन जब आप सुन रहे हैं, तो आपका शिशु भी सुन रहा है। कोई भी मंत्र सुनाने के लिए, कोई भी कुछ भी आपको लगता है कि अगर हम गीत सुना रहे हैं, मंत्र सुना रहे हैं और अगर हम पेट पे रखें हेडफ़ोन, तो कुछ नुकसान नहीं होगा और शिशु बहुत अच्छे से सीखेगा, तो नहीं। शिशु सीखेगा नहीं अच्छे से, बल्कि आप उसको दिक्कत में डाल रहे हैं। आपको जो भी सुनाना है अपने शिशु को, जो उसके लिए बेहतरीन है, जो उसके गुणों को अच्छे से निखार सकता है, वो चीज़ आप सुनेंगे।
आपसे ही आपका शिशु जुड़ा हुआ है। अलग से उसे हेडफ़ोन्स देने की और अलग से उसे हेडफ़ोन्स से आवाज़ सुनाने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ बहुत कॉमन होती जा रही है, जिससे प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, तो इस पे आपको थोड़ा ध्यान देना है। ये बहुत बेसिक कॉमन एग्ज़ाम्पल्स इसलिए लेके आए हैं क्योंकि ये सारी चीज़ों का हम ध्यान दे नहीं पाते हैं डे टू डे लाइफ़ में, और फिर इन्हीं सारी चीज़ों से प्रॉब्लम होती है। अब इससे प्रॉब्लम आज के टाइम पे क्या आ रही है? इससे प्रॉब्लम आज के टाइम पे ये आ रही है, अगर हम लैपटॉप को या फ़ोन को या हेडफ़ोन्स को बहुत ज़्यादा अपने पेट पर रखते हैं, तो इससे क्या होता है, जो सुनने की कैपेसिटी, जो सुनने की क्षमता है आज के शिशु में, वो कम होती है। वैसे क्या होता था कि छोटे बच्चों की बहुत ही अगर आप देखें तो ज़रा-सी भी आवाज़ या ज़रा-सा भी डिस्टर्बेंस होता है, तो छोटे बच्चों की नींद तुरंत खुल जाती है। पर अब क्या देखा जा रहा है कि इतना ज़्यादा शिशु को इतनी तेज़ आवाज़ में या इतना लाउड म्यूज़िक, इतना हिप हॉप म्यूज़िक सुना देते हैं गर्भ में ही, कि शिशु को शुरू से ही तेज़ सुनने की आदत है। अगर आप उससे धीरे बात करें या उसको धीरे बुलाएँ, तो शायद वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ों को आप अभी से ही जब ध्यान देंगे, तभी आपका शिशु आगे समझदार पैदा होगा। तो ये चीज़ आप थोड़ी-सी ध्यान देंगे। नेक्स्ट, ये देखिए, क्या होता है जब हम सेल फ़ोन से ही चीज़ हम ऊपर आपको वीडियो के माध्यम से समझा रहे थे, पर उतना क्लियर नहीं है, इसीलिए मैंने एक इमेज भी निकाला है। क्या होता है जब आप 15 मिनट से ज़्यादा फ़ोन अगर कान पे लगा के रखते हैं तो, उससे क्या होता है? देखिए, ये मान के चलिए, ऊपर से आपको समझाने के लिए, जितने ये ऊपर से हैं पिंक, रेड, ये सारी हार्मफुल हैं। ये सारे हार्मफुल से ऊपर से हार्मफुल हैं और नीचे थोड़ा-सा बैलेंस्ड हैं। ये है सेल फ़ोन यूज़ करने से पहले आपके ब्रेन का स्ट्रक्चर या आपके बॉडी, सिर्फ़ ब्रेन नहीं, सिर्फ़ माथा नहीं, पूरा शरीर, पूरा फेस में सेंसेस, पूरे फेस में आपके ये स्पर्श होता है, आपके फ़ोन्स के रेडिएशंस, और पूरे फेस पे इफ़ेक्ट पड़ता है। और फेस नहीं, बहुत लोगों की ना आदत है ऐसे, ये फ़ोन पे ऐसे करके ऐसे रोटी बनाने की। ये जिनकी अब आदत बन गई है, आप ये भी देखिए, यहाँ तो जा ही जाएगा, आपका कंधा, आपके कंधे पे भी बहुत नुकसान होता है। तो जो ऐसे रोटियाँ बना रहे हैं ना, कंधे अगर मैं नहीं दिख पा रही हूँ, तो ऐसे फ़ोन लगा के और ऐसे-ऐसे रोटियाँ बनाना, ज़रा ये भी बंद करिए। तो ये देखिए, सिर्फ़ 15 मिनट अगर हम फ़ोन यूज़ करते हैं, तो कितने ज़्यादा रेड एरिया आते जा रहे हैं। ये जितना ऊपर पिंक, रेड, ऑरेंज है, ये सब शुरू से हार्मफुल से नीचे, नीचे, नीचे बैलेंस्ड आ रहा है। ये सिर्फ़ 15 मिनट की बात है। और जब आप लोग बात करना शुरू करते हैं, तो आप लोग भूल जाते हैं कि आप लोग कितना ज़्यादा वक़्त फ़ोन पे लगा रहे हैं। बात करने में भी बुराई नहीं है, पर 5 मिनट, 7 मिनट फ़ोन रख दीजिए। फिर दोबारा भले कॉल कर लीजिए 3-4 घंटे बाद, लेकिन एक ही कॉल को अगर आप 10 मिनट, 15 मिनट से ज़्यादा चला रहे हैं, तो नुकसान ज़्यादा हो रहा है। इसका थोड़ा ध्यान आप लोग दीजिए। मुझे लगता है आप सब ये समझ गए हैं कि कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है, क्या-क्या प्रॉब्लम आ रही है। अभी एक क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊँ कि फ़ोन यूज़ करने से सिर्फ़ ब्रेन का ही प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। सिर्फ़ ब्रेन के साथ-साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पूरा बॉडी, पूरा व्यक्तित्व खराब कर रही है। सबसे पहला, जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जा रहा है, वो है साइकोसोशल। साइकोसोशल क्या होता है? साइकोसोशल आपके साइकोलॉजी और सोशल ग्रुप, मतलब कि सामाजिक, दोनों को मिला के बनता है। तो आप मानसिक तरीके से भी बीमार हो रहे हैं और सामाजिक तरीके से भी बीमार हो रहे हैं। साइकोसोशल प्रॉब्लम या साइकोथेरेपी आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस होती जा रही है, सिर्फ़ इन्हीं रीज़न से। अब मुझे एक कोई एग्ज़ाम्पल दीजिए कि साइकोसोशल में क्या आ सकता है, जो कि आपकी साइकोलॉजी से रिलेटेड है और सोशल से रिलेटेड है। आप लोग टाइप करिए, एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। आज के टाइम पे देखा जाता है, जो बच्चे होते हैं उनकी कंप्लेन होती है, आप लोगों ने देखा भी होगा या व्हाट्सएप पे वीडियो सुना होगा कि एक छोटे बच्चे को लिखने के लिए आया निबंध मेरी माँ पर। मेरी माँ पर एक निबंध लिखने के लिए आया और उस छोटे बच्चे ने क्या लिखा कि मैं एक
ऐसी माँ चाहती हूँ जो फ़ोन से थोड़ा दूर रहें, जो मेरे साथ ज़्यादा वक़्त स्पेंड करें। मुझे ऑनलाइन माँ नहीं चाहिए, मुझे एक ऐसी माँ चाहिए जो मेरे साथ मेरे दोस्त बन के रहे। ये सारे मैसेजेज़ आपके पास आते होंगे, वीडियोज़ ऐसे आती होंगी, आप लोगों ने देखा होगा। तो साइको सोशल में क्या होता है, जब बच्चे को लगता है कि उसके माँ-बाप उससे दूर हैं, वो अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली मेंबर्स से अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पा रहा है, उसको वो प्यार नहीं मिल रहा है जो उसको फैमिली से मिलना चाहिए। आपने बच्चों के मुँह से सुना होगा, मेरी मम्मी तो मुझे प्यार ही नहीं करती, या मेरे पापा मुझे प्यार नहीं करते, या मेरी मम्मी मेरे बड़े भाई-बहन को ज़्यादा प्यार करती है। ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके जितना भी आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जितना ज़्यादा जुड़ रहे हैं, वहाँ से आ रही हैं। जितना कम टाइम आप अपने शिशु के साथ डेवलप करते हैं, जितना कम वक़्त उसके साथ निभाते हैं, उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम आपके साइकोलॉजी को समझने और सामाजिक तरीके से उसे अपनाने में आएगी। तो इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त अपने शिशु को दें। नेक्स्ट विज़न, यानी कि आपकी आँखों में दिक्कत आएगी, ये आप सबको पता है, इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा आप फ़ोन, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, जितने ज़्यादा गैजेट से आप जितना जुड़ेंगे, उतना ज़्यादा आपकी आँखों पे असर आना ही है। जनरल हेल्थ, आपको सर में दर्द होगा, कान में दर्द होगा। ये कैसे सर में दर्द होता है, कानों में दर्द होता है, कैसे होता है? अगर आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा देखने का? देखते तो हम किताबों को भी हैं, किताबों को भी हम देखते हैं, उससे तो हमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आती। हाँ, अगर हमने बहुत पास से किताब पढ़ी, लेट के किताब पढ़ी तो चश्मा लगेगा, लेकिन अगर हम प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके किताब पढ़ते हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। पर क्यों इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से आती है? क्यों मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप से आती है? क्योंकि ये रेडिएशंस देते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। आप आज एक एक्सपेरिमेंट करिएगा। टीवी बंद करते हैं जब आप, जैसे ही टीवी बंद करें, तुरंत टीवी बंद करने के बाद टीवी के आगे हाथ रख दीजिएगा। आपको हाथों में कुछ फ़ील होगा, या जब करके देखिएगा। टीवी जैसे ही आपने ऑफ करी, तुरंत टीवी के सामने एकदम आप अपना हाथ रख दीजिएगा। आपको कुछ फ़ील होगा। वही है इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक रेडिएशंस, जो आपको दिखाई नहीं देती पर बहुत हार्मफुल है। नेक्स्ट आता है बॉडी पोस्चर, गलत तरीके से बैठना, बहुत ज़्यादा फ़ोन पे लगे रहेंगे, गर्दन नीचे होगी, सर्वाइकल होगा, आपका थायरॉइड होगा, आपके कंधे में प्रॉब्लम्स आएँगी। पीठ, यानी कि आपकी रीढ़ की हड्डी खराब होगी, क्योंकि आप फ़ोन जो बैठे-बैठे चलाते हैं, आपका पोस्चर खराब होता है, कंधे किसी के बहुत ज़्यादा नीचे आ जाते हैं, पेट निकलता जा रहा है, मोटापा बढ़ता जा रहा है। आपको ये ध्यान देना है कि ऑलरेडी अगर आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपका पोस्चर बिल्कुल सीधा होना चाहिए, क्योंकि जैसे-जैसे पेट उभरता है, बाहर आता है, वैसे-वैसे ही आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम जो है, उसके लिए आपकी जो पाइप है, आपका जो ब्रीदिंग ट्रैक है, उसको एकदम क्लियर रखना है। तो जितना ज़्यादा प्रभाव आपके पेट पे पड़ेगा, जितना ज़्यादा आपका ब्रीदिंग प पाइप या ब्रीदिंग आपका फ्लो कम होगा, उतना ज़्यादा आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगा। तो आपकी जो श्वसन क्रिया है या जो श्वसन नली है, उसको एकदम सीधा बैठ के एकदम स्ट्रेट रखना है, ताकि जो श्वास आप ले रहे हैं और जो श्वास आप छोड़ रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि जहाँ पे आपका पेट दबना शुरू हुआ, वहाँ आपकी श्वसन क्रिया में दिक्कतें आना शुरू हो जाएँगी। तो इसीलिए बॉडी पोस्चर बिल्कुल सँभाल के, बहुत आराम से रोज़ रात में सोने से पहले और सुबह उठते समय एक बार चेक कर लें और अपने आप को याद करवा दें कि आज मुझे बिल्कुल सीधा रहना है। बिहेवियर, यानी कि बर्ताव, आपको पता ही है, फ़ोन में या टीवी में अगर आप ज़्यादा देर तक रुकते हैं या शिशु ज़्यादा देर तक रहते हैं, तो फिर उनको ना दोस्त बनाने का मन करता है, ना ही कोई काम करने का मन करता है। उनके बर्ताव में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस दिखते हैं। अगर आपने उनकी कोई बात पूरी नहीं की, तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा जाते हैं। पहले भी ऐसा हुआ है कि पहले भी बच्चों को उनकी ज़िद सारी पूरी नहीं की जाती थी। पहले का भी टाइम था, आज का भी टाइम है। पर अब बच्चे जितने ज़िद्दी पैदा हो रहे हैं, उतने पहले नहीं थे। क्यों? क्यों? क्योंकि बच्चों का जो ज़िद्दीपना है, उसको सँभालने या उसको
बेयर करने की क्षमता ही आजकल के पेरेंट्स में कम होती जा रही है। आपका शिशु है, आप अपने बच्चे के बर्ताव को नहीं सँभाल पा रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। ये सब ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन और टीवी देखने के नतीजे हैं, कि अगर आप अपने बच्चे को नहीं सँभाल पाए, अगर आप अपने बच्चे के ज़िद्दी बर्ताव को नहीं सँभाल पा रहे हैं या उसका कोई गलत बर्ताव नहीं बदल पा रहे हैं, तो फिर आप क्या एक माता का धर्म अच्छे से निभा रहे हैं? ये अगर आप अपने आप से प्रश्न करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जल्दी ही सुधार ले आएँगे। एजुकेशन, पढ़ाई, उसमें अंतर आता ही आता है, टीवी पे लगे हुए हैं, ऑनलाइन सिस्टम हो चुका है, फ़ोन माँगते हैं पढ़ाई करने के लिए लेकिन बैक ऑफ द स्क्रीन वीडियो गेम चलता है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान देंगे और स्लीप क्वालिटी, नींद में भी आपको फ़र्क पड़ता है, आपका जो नींद का जो स्लीपिंग पैटर्न है वो खराब हो जाता है और अगर आपने नींद अच्छे से नहीं ली, सिर्फ़ प्रेग्नेंट वुमेन या गर्भवती महिलाएँ नहीं, अगर एक नॉर्मल इंसान भी सही तरीके से नींद नहीं लेता है, तो अगले दिन या तो वो चिड़चिड़ा पाया जाएगा या वो उस अच्छे से प्रगति से काम नहीं करेगा, जितना अच्छा उसका प्रोडक्टिविटी है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान देनी है, ये सारी चीज़ें समझ नहीं आती हैं, ये लगता है कि कहीं न कहीं से हो रही हैं, पर ये आपके रेडिएशंस में भी हार्मफुल होती हैं, वहाँ से ही इफ़ेक्ट आता है और ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल, टीवी, लैपटॉप की वजह से होता है। एक रिसर्च की गई है अभी एम्स में और अभी आज के टाइम पे ये सबसे बेस्ट रिसर्च मानी जा रही है। क्या होता है, जो शिशु है, अगर उसकी माता बहुत ज़्यादा लंबे समय तक या बहुत लंबे टाइम के लिए फ़ोन यूज़ करती हैं या लैपटॉप यूज़ करती हैं, तो जो शिशु का ब्रेन है, वो डेवलप नहीं हो पाता है। क्यों नहीं डेवलप हो पाता है, उसका रीज़न समझिए। ब्रेन आपका हमेशा यहाँ से आता है, आपका यही ब्रेन आपके स्पाइन से कनेक्ट होता है। इससे पहले मैंने स्टार्ट किया था समझाना। क्या करते हैं आप लोग, आपका ये फ़ोन, इस फ़ोन को आपने अपनी आँखों के सामने ऐसे रखा, चलाते गए, चलाते गए, चलाते गए, आपने ये ध्यान नहीं दिया है, ये गर्दन आपकी ऐसे से ऐसे हो गई। जब ये गर्दन आपकी यहाँ ऐसे से ऐसे हुई है, जो आपकी स्पाइन है, मेरुदंड है, जो कि आपके पीछे ब्रेन से कनेक्टेड है, वो गलत तरीके से उसका पोस्चर जो है वो गलत है। धीरे-धीरे क्या-क्या होता है, धीरे-धीरे आपके शिशु का स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है, आपका स्ट्रक्चर ऐसे हो जाता है। एक लकड़ी है, आप अगर उसको ना थोड़े टाइम के लिए ऐसे रखेंगे अगर, तो आप पाएँगे कि कुछ वक़्त बाद वो ऐसे ही रहेगी। ऐसे ही आपके मेरुदंड है। एक पाइप को अगर आप ऐसे रख लेंगे थोड़े टाइम के लिए तो वैसे ही रहेगा। आपका जो स्पाइन है वो वैसे भी फ्लेक्सिबल होता है। एक रॉड तो है नहीं, फ्लेक्सिबल होता है। तो आप जिस पोज़ीशन पे उसको रखेंगे वो वैसे ही हो जाएगा। तो जब आपका स्पाइन थोड़ा-सा नीचे हुआ, गलत पोस्चर मिला, वहाँ से ही आपकी ब्रेन को जो कनेक्टिविटी मिलनी थी, जो अच्छे से न्यूरॉन्स वर्क करने थे, जो अच्छे से नेटवर्क आपका जो सेंसरी मोटर्स हैं जो काम करने थे वो नहीं कर पाएँगे। तो उससे क्या होता है आपके शिशु का जो ब्रेन है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है। तो ये है लेफ्ट साइड पे फुली डेवलप्ड न्यूबॉर्न बेबी, बिल्कुल सही बेबी पैदा हुआ है, बिल्कुल सही ब्रेन से। इसका स्पाइन देखिए, यहाँ पे ब्रेन स्टेम है, यही यहाँ पे ही ब्रेन स्टेम होती है, ठीक है? और ये देखिए, ये है ब्रेन स्टेम। तो जो कपाल है हमारा, जो हमारा स्कल है, हमारा स्कल अगर यहाँ से है, अगर ब्रेन स्टेम यहाँ आनी है, आपने झुक के अपनी ब्रेन स्टेम को यहाँ ले आए हैं, तो फिर ब्रेन अंडर डेवलप पाया जाता है। ये बहुत बेसिक लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। हिंदी में इसीलिए समझा रहे हैं ताकि अभी अगर आपको समझ आ रहा है, अगर अभी आपको बुरा लग रहा है, तो ही आप अच्छे से उसपे चेंजेस ला सकते हैं, नहीं तो अगर आप आज सिर्फ़ सुन के जा रहे हैं और अगर इसमें चेंजेस नहीं कर रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने आप को भी परेशान कर रहे हैं, शिशु तो परेशान होगा ही होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या इसके बाद क्या करना चाहिए, ये देखिए। ये आपके लिए लेके आए थे, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, फ़ोन हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, टैब हो गया। आजकल तो जो वॉचेज़ आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेज़ आती हैं, वो वॉचेज़ में भी रेडिएशंस हैं।
आप लोग वॉचेस में भी जो आप ये देखिए, ये जो आजकल की वॉचेस हैं जिसमें पीछे ये सिग्नल्स चलते रहते हैं जो आपकी हार्ट बीट बताती है या आपका पल्स रेट बताती है, ये सब कुछ। इससे भी क्या होता है, ये कैसे लाइट जल रही है या कैसे आपका बॉडी टेम्परेचर नापती है या हार्ट बीट कैसे बताती है, ये कोई ना कोई तो वायर है ना जो रेडिएशंस देती रहती है। इससे भी आपके शरीर में हार्मफुल इफेक्ट्स पड़ रहे हैं। तो आप सोचिए आप कितना ज़्यादा घिरे हुए हैं इन सारी चीज़ों से। आज आज एक चेक लीजिएगा अपने बेडरूम पे, ये जितनी चीज़ें हैं जिससे ये सारी रेज़ निकल रही हैं, आप उससे कितनी ज़्यादा दूर हैं और कितना दूर हो सकते हैं, ज़रा इसका ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो ये एक स्पाइनल कॉर्ड का फीटस है जो अगेन ये जितना रेड मार्जिन है उतना ज़्यादा हार्मफुल है, जितना नीचे ब्लू जा रहा है उतना ही नॉर्मल होता जा रहा है। तो ये तब आता है जब आपका जो फ़ोन है, आपका फ़ोन आपके हेड से और स्पाइनल कॉर्ड से जितना कनेक्टेड है, कितना ज़्यादा उस पे दुष्प्रभाव पड़ रहा है, ये समझाता है या यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे 7th मंथ का बच्चा है और यहाँ पे ये 9th मंथ का बच्चा है और इसमें कितना अफ़ेक्ट पड़ रहा है। ठीक, इससे पहले हम आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन जो आप सबके लिए, आप अभी के अभी मुझे ये लिस्ट बताएँ कि आप अभी किस-किस चीज़ों से घिरे हुए हैं? जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक रेडिएशंस आपके आ रही हैं, वो कौन-कौन सी हैं? मुझे 5 एटलीस्ट 5 डिवाइसेज़ के नाम बताइए अभी। टीवी, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉचेस, वाई-फाई राउटर्स, वेरी करेक्ट। फ़ोन, वॉच, हेडफ़ोन, टीवी, वाई-फाई, फ़ोन, टीवी, स्मार्ट वॉच, वाई-फाई, लैपटॉप, एसी, एसी, वेरी गुड। एसी, ओवन, माइक्रोवेव, वेरी गुड। देख-देख के मत लिखिए, अगर आप अपने एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं तो वेरी गुड। एक कुछ डिफरेंट एग्ज़ाम्पल, ईयरफ़ोन्स, हेडफ़ोन्स, वेरी गुड। ब्लोअर, ब्लोअर हो गया, हीटर हो गया, रूम हीटर, ठीक। कुछ डिफरेंट एक और, वाई-फाई राउटर्स, फ्रिज, एयर प्यूरीफायर, करेक्ट। इसका वेट हो रहा था। एयर प्यूरीफायर 2-3 एग्ज़ाम्पल अब मैं आपको बता देती हूँ। एयर प्यूरीफायर हो गया आपका, आपका साउंड सिस्टम स्पीकर्स हो गया। आज के टाइम पे ना छोटे-छोटे ब्लूटूथ बहुत चल रहे हैं, बहुत फैशन में है ब्लूटूथ, वो भी, उसका भी थोड़ा-सा ध्यान देंगे आप लोग। बाकी एक चीज़ और है, जो आप लोग थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है। पहले आती थी गर्म पानी की थैली, अगर आपको थैली गर्म पानी की सेकाई करनी होती थी तो एक रबड़ की, एक लेदर की रबड़ की थैली आती थी, उससे सब सेकाई करते थे। आज के टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक बैग आने लगे हैं, वार्मर बैग, इलेक्ट्रॉनिक बैग। आप पीरियड्स में होते हैं, तब भी आप वही यूज़ करते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और अगर आपको सेकाई करनी है, तब भी आप वही यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैग आप लोग समझ गए? इलेक्ट्रॉनिक बैग होता है, वो प्लग होता है, आप उसको प्लग लगा दीजिए, वो अपने आप
गर्म हो जाएगा, उसके अंदर जेल और पानी कुछ भरा होता है, वो गर्म हो जाता है और आप उससे सिकाई करते हैं। प्लीज अवॉइड, हाँ, हीटिंग पाउच, ठीक है, वही इलेक्ट्रॉनिक वार्मर पैड भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पैड भी बोलते हैं, हीटिंग पाउच भी बोल सकते हैं। उसको अवॉइड करिए। उसको अवॉइड इसलिए करिए क्योंकि उसके 2 रीज़न हैं। पहली चीज़, वो इलेक्ट्रॉनिक है और उसमें रेडिएशंस बहुत हार्मफुल हैं, वो आपके शिशु को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगी। और दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट इसलिए जो मना कर रही हूँ, जो उसके अंदर का जेल है, जो उसमें अंदर जेल और वाटर जो भी सब्सटेंस उसमें डला होता है, गलती से अगर कभी वो आपका जो वार्मर बैग है, वो फट गया या लीक हो गया, वो आपके बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है वो, एक लिविंग ऑर्गेनिज़्म के लिए, एक शिशु के लिए, एक जीवंत इंडक्शन टॉप, टोस्टर्स, एयर प्यूरीफायर, ग्रिलर्स, स्टीमर्स, केटल। ठीक, मुझे लगता है अब आप लोग समझ गए हैं आप लोगों को कहाँ-कहाँ अपने आप को दूरी रखनी है रेडिएशंस में, तो इतना काफ़ी है। इलेक्ट्रॉनिक वार्मर या जो अभी हीटर की बात कर रहे थे, जो पैड की बात कर रहे थे, प्लीज़ उससे थोड़ा-सा दूर रहिए। ऑलराइट, तो अब जैसे कि हमने टॉपिक से स्टार्ट किया था, इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशंस, हार्मफुल इफेक्ट्स एंड इट्स मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में थोड़ा बहुत बता चुकी हूँ बात करते-करते, समझाते-समझाते, बट स्टिल टू अ राइटिंग पॉइंट, प्रिकॉशंस हम क्या ले सकते हैं या क्या हम उसमें कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला, आपका जो मोबाइल फ़ोन का यूज़ है, उसका थोड़ा इस्तेमाल कम करें। आप यूज़ कम करिए, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक अगर आप सिर्फ़ 2 घंटे यूज़ कर रहे हैं, तो उसको 1 घंटा बना लीजिए। 1 घंटे कर रहे हैं, तो उसको आधा घंटा कर दीजिए। आराम से हो सकता है, कोशिश करनी पड़ेगी। पॉइंट 2, मोबाइल फ़ोन यूज़ ना करके हैंड्स फ्री या ब्लूटूथ यूज़ करिए। उससे क्या होता है, डायरेक्टली कान पे रेडिएशंस नहीं जाता है। आपका जो मोबाइल फ़ोन है, अगर आप कंधे पे ऐसे लगाते हैं तो ब्रेन पे रेडिएशंस नहीं जाता है। ब्लूटूथ से अगर आप बात करते हैं तो इतना प्रॉब्लम नहीं आता है, आप स्पीकर पे बात करिए। अगर बहुत इम्पोर्टेंट कॉल नहीं है तो आप उसको स्पीकर पे बात कर सकते हैं। थर्ड, स्विच ऑफ द फ़ोन एंड कीप इट अवे फ्रॉम द बेड। रात में जब आप सोते हैं तो तकिए के नीचे फ़ोन रख के ना सोएँ। या आस-पास भी अलार्म लगाने के लिए भी, अगर आप बहुत लोगों का है, मतलब अब तो 97% महिलाएँ अगर एक दिन में आती हैं, क्यों फ़ोन रखते हैं आप अपने पास? वो अलार्म लगाना होता है। सुबह अलार्म के बिना नींद नहीं खुलती है, इसीलिए मोबाइल फ़ोन पास में रखा है, कोई फ़ायदा नहीं है। बगल में एक छोटा-सा टेबल रखिए, जो आपसे थोड़ी दूर पे हो, वहाँ पे रखिए और 3 बार अगर आप बिना फ़ोन के उठ गए, चौथे दिन आप अपने आप बिना फ़ोन की आदत से अगर उठ जाएँगे, तो ये सारी जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स है, ये सब खत्म हो जाएगा। पहले भी लोग थे, बिना फ़ोन के ही उठते थे। आज भी ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। इतना एडवांस मत बनाइए कि आप एडवांस के चक्कर में अपने आप को, अपने शरीर को हार्म कर रहे हैं। नेक्स्ट, कीप द फ़ोन ऑन द साइड टेबल व्हाइल स्लीपिंग एंड नॉट अंडर द पिलो। स्पेसिफिकली मेंशन्ड, नॉट अंडर द पिलो। तकिए के नीचे नहीं रखना है, बिल्कुल भी नहीं रखना है। Do not keep the laptop on your laps. This will help prevent any electrical injury and radiation to affect the fetus. ये आपको बताया गया था कि जो आप लैपटॉप या कंप्यूटर रखते हैं, वो गोद पे मत रखिए, वो टेबल पे रखिए, थोड़ा दूर रखिए। एक और चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं देखी जा रही है, बट स्टिल कहीं-कहीं अभी भी देखी जा रही है। छोटे मोबाइल फ़ोन्स बहुत लोग जब कहीं घूमने जाते हैं या कहीं पर भी बच्चे के साथ होते हैं तो अपने चेस्ट पे, अपने छाती पे अंदर रखते हैं। बहुत कम लोग हैं, पर अभी भी हैं, अभी भी हैं। जब आते हैं क्लिनिक पे तो फ़ोन बजता है तो अंदर से फ़ोन निकाल रहे होते हैं। ज़रा ये बिल्कुल भी मत करिएगा। आप बिल्कुल भी अपना फ़ोन अपने चेस्ट पे, ब्रेस्ट पे नहीं रखेंगे। आप पॉकेट पे भी नहीं रखिए, कोशिश करिए एक छोटा अलग पाउच कैरी करिए, उसपे आप अपना फ़ोन या पेन जो भी आपको रखना है आप रखिए। छाती पे अंदर कोई भी फ़ोन नहीं रखेगा, प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान दीजिए। आप जो पैंट पे या जीन्स पे अगर अपने पॉकेट पे फ़ोन रखते हैं, तो ये मैसेज आप अपने हस्बैंड्स को कन्वे करेंगे
कि फोन को अपने जेब में, अपने पॉकेट पे रखने से भी फर्टिलिटी प्रॉब्लम या स्पर्म काउंट लेस होने की प्रॉब्लम आती है। ये चीज आप अपने तरीके से उन्हें समझाएंगे। तो जितनी भी विमेन हैं, जितनी भी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अगर आप फोन अपने छाती पे, अपने चेस्ट ब्रेस्ट पे रखते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे, मिल्क फीडिंग के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम आती है। ब्रेस्ट कैंसर भी अब इसकी वजह से ज्यादा होने लगा है। अगर आप अपने पॉकेट पे रखते हैं तो पॉकेट पे भी ओवरी में प्रॉब्लम आता है, एग फॉर्मेशन अच्छे से नहीं होता है। और अगर जो बॉयज हैं, जो मेल हैं, जो जेंट्स हैं, जो पिता स्वरूप यहाँ पे आपके पेरेंट पार्टनर्स हैं, तो अपने पार्टनर्स को भी ये बोलिए कि वो कोशिश करें कि अपने पॉकेट पे फोन ना रखें, क्योंकि उससे स्पर्म काउंट लेस होता है। एक कमरे से दूसरे कमरे में भी अगर आपको जाना है तो पहले आप फोन उठाते हैं, फिर 2 कमरे के बाद जाते हैं कहीं और। नहीं करिए ऐसा। रिंगर पे अपने फोन को लगाइए, वाइब्रेशन मोड पे मत लगाइए, वाइब्रेशन मोड से रेडिएशंस ज्यादा जाती हैं। एंड लास्ट, कैसे हम प्रिकॉशंस बता दी, अब कैसे हम इसका एक्सपोजर कम कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको और बढ़ा देते हैं अगर क्लियर हो जाता है इमेज तो। लिमिट वेयरिंग ब्लूटूथ टेक डिवाइसेस, सबसे पहला जो भी आपको बताया था कि जो आप वॉचेस पहन रहे हैं, जो स्मार्ट बैंड्स पहन रहे हैं जिससे आपका हार्ट रेट पता चल रहा है, आपने कितने स्टेप्स लिए हैं ये पता चलता है, ये सारी चीजें पहनना बंद कर दीजिए। सेट मोबाइल फोन टू एयरप्लेन मोड व्हेन नॉट इन यूज, जब आपका फोन एयरप्लेन मोड पे होता है तब उससे रेडिएशंस नहीं निकलती हैं। क्यों नहीं निकलती हैं? क्योंकि बाहर से जो आपका नेटवर्क पकड़ता है, आपका सिम, आपका मोबाइल फोन, वो कनेक्शन में नहीं आता है, नेटवर्क कम हो जाता है, खत्म हो जाता है एयरप्लेन मोड पे, इसीलिए उसमें रेडिएशंस नहीं आती हैं। तो जब आपको लगे आपका फोन आपके लिए यूज में नहीं है, उसको एयरप्लेन मोड पे डाल दीजिए। यूज ईथरनेट लेबल्स, जब भी आप लैपटॉप यूज करें कोशिश करिए कि जो मोटे प्लग वाली वायर्स आती हैं जिससे रेडिएशन कम होता है वो यूज करें। टर्निंग ऑफ वाईफाई ड्यूरिंग नाइट टाइम, सबके घर पे वाईफाई रात भर चलता रहता है, रात भर वाईफाई चल रहा है, क्यों चलता रहता है? हमारे घर में चलता रहता है, कोई रीजन नहीं। पर आप भी उसी कमरे में जहाँ पे आपका वाईफाई चल रहा है, एक वाईफाई जो फोन, लैपटॉप, मोबाइल पूरी दुनिया चला सकता है, वो आप को कितना हार्मफुल कर सकता है ये आप अंदाजा नहीं लगा रहे हैं। यूज वायर्ड एट्रीब्यूट हेडफोन्स ऑन स्पीकर फॉर फोन कॉल्स, आपके जो हेडफोन्स होते हैं, बहुत लोगों के हेडफोन्स की तारें निकल जाती है, ब्लैक वाला जो मेटल वो निकलता है, सिर्फ तारें होती हैं, तभी भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नहीं करिए, वैसा ही हेडफोन यूज करिए जिसमें अच्छे से ऊपर से एयर ट्यूब्स लगी हों। रिड्यूस आर्टिफिशियल लाइट एट नाइट, रात में बहुत लोगों की आदत है, पहले एक 0 बल्ब जलता था, अब बहुत लोगों की आदत है अलग-अलग चमचमाती हुई लाइट लगाने का। लेज़र लाइट लगा दी, कोई ऐसी लाइट लगा दी जो देखने में बहुत अच्छी लग रही है, ग्रीन, ब्लू, रेड लाइट, ये सब मत लगाइए, कोई आर्टिफिशियल लाइट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। रिमूव्स एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फ्रॉम द बेडरूम, ये मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आप कितनी डिवाइसेस अपने कमरे से, जहाँ पे आप सोते हैं, जो आपका बेडरूम है, आप दूर कर सकते हैं, वो करिए। माइक्रोवेव यूज करने के लिए आपको बताया गया है। एंड कवर योरसेल्फ इन टिन फॉइल फ्रॉम हेड टू टो, ये पॉइंट मैंने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि इससे क्या होता है, इससे रेडिएशंस कम हो जाती है। जैसे कि अगर बाई चांस आप कभी भी जैसे माइक्रोवेव ओवन के सामने हैं या फिर आप लैपटॉप के सामने हैं, तो तकिया वकिया ना लगाने के लिए कोशिश करिए कि आप ऐसी चीज लगाएं जिससे रेडिएशंस वहीं पे ब्लॉक हो जाएं। ओपेक मटेरियल लगाइए, जैसे कि लेड, टिन, इन सब से रेडिएशंस वापस आती हैं। तो आप ये सारी चीजें तो नहीं लेके आ पाएंगे, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप फोन को, अपने लैपटॉप को दूर रख रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ ऐसी कोई रेडिएशन जैसे कि मोटी किताबें हो गई, टेबल हो गया, या कुछ ऐसा ओपेक मटेरियल जिससे जो वेव्स आ रही हैं वो ही वापस जाएं, वो उस ऑब्जेक्ट को क्लियर करके आपके पास डायरेक्ट कांटेक्ट या टच में ना हो। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। क्वेश्चन आप सबके लिए, अगर पूरा टाइम हम मोबाइल फोन पे, टीवी पे, लैपटॉप पे नहीं रहते हैं तो फिर क्या करना चाहिए? 1 मिनट है, आंसर्स आपके अभी आ जाएं। लिखना स्टार्ट करिए। कैन वी यूज एयरपॉड्स? ख्याति ने क्वेश्चन पूछा है, क्या हम एयरपॉड यूज कर सकते हैं? हाँ, आप एयरपॉड यूज कर सकते हैं, बट अगेन जितना ज्यादा वो एयर पे जा रहा है वो डेफिनेटली आपके
स्पाइनल कॉर्ड पे यूज हो रहा है। तो अगर आपको एयरपॉड्स यूज करना है आप करिए। ध्यान दीजिएगा एयरपॉड्स में आपको क्या करना है, अगर उसका बैटरी 30% से कम हो गया है तब आप उसको यूज मत करिए। 30% से अगर बैटरी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का कम होता है तो उसका रेडिएशन जो है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता जाता है, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा मेहनत लगती है उसको कनेक्ट करने में। सो मोबाइल फोन्स, एयरपॉड्स, हेडफोन्स, ब्लूटूथ, एनी गैजेट जिसका 30% से अगर चार्जिंग बैटरी खत्म हुआ है, 30% के बाद आप उसको यूज मत करिए। ऑल राइट, तो यहाँ पे बहुत लोगों के आंसर्स आ रहे हैं, विच मीन्स आपने सुना है आज का। रीडिंग बुक्स, ज्वाइनिंग म्यूजिक क्लासेस, जप, ध्यान, मेडिटेशन, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, एक्सरसाइज, प्राणायाम, प्लेइंग सम इंडोर गेम्स। हाँ, ईशा गोयल, इट इज सेफ टू कीप द गैजेट्स इन द स्टैंड बाय मोड और ऑन द एयरप्लेन मोड। अब डिपेंड करता है कौन से गैजेट की बात कर रहे हैं। अगर आप आईफोन और किस गैजेट की बात कर रहे हैं एक बार मेंशन करिए, तो उस पर हम डिटेल में बात कर सकते हैं। नहीं तो आप एयरप्लेन मोड पे उसे रखिए। फोन्स को वाइब्रेशन मोड पे मत रखिए, रिंगर पे ही रखिए, लेकिन बहुत दूर आपके बॉडी से एकदम कांटेक्ट में या डायरेक्ट टच पे नहीं आना चाहिए। Scheduling your daily routine at follow it, AC, TV, AC और टीवी कौन देखने वाला है? अच्छा, ओके, ईशा आप एग्जाम्पल दे रहे हैं। हाँ, टीवी एसी को आप स्टैंड बाय पे रख सकते हैं। टीवी और एसी दोनों का ही स्लीपिंग टाइमर सेट होता है। एक टाइमर सेट होता है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली स्लीपिंग मोड पे चले जाते हैं, तो आप वो सेट कर दीजिए, दैट वुड बी यूजफुल फॉर यू। म्यूजिक लिसनिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस, कुकिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं या ट्राई समथिंग न्यू, क्रिएटिव, ड्राइंग, पेंटिंग। ठीक है, ऑल राइट। तो मुझे लगता है कि आप सबको अब समझ आ चुका है कि अगर हम फोन के लिए मना कर रहे हैं तो कोई ये ना कहे कि अब हम पूरा दिन करें क्या। ठीक है, पूरा दिन करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, और अगर अभी भी अगर आपको लगता है कि कुछ डिफरेंट करना है तो उस डिफरेंट में आप क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे ना पौधे लगा सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं, शिशु से बात कर सकते हैं। आज ही गर्भ संवाद सिखाया गया है, अच्छे से शिशु से गर्भ संवाद कर सकते हैं। बहुत छोटी छोटी क्रिएटिव चीजें बना सकते हैं, जैसे कि आपने फ्रूट्स बनाए, किसी दिन आप एक्टिविटी वाली बुक्स उठाइए। क्ले पेंटिंग आती है, क्ले मिट्टी आती है, ऐसा उससे आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। मैथ्स के सम लगा सकते हैं, गणित के सवाल लगा सकते हैं, LKG UKG फर्स्ट सेकंड के। ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपके शिशु का IQ बढ़ाने के लिए अगर आप अभी से ये सारी चीजें करेंगे तो उसका IQ बहुत अच्छे से बढ़ सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो आप कर सकते हैं। होमवर्क आपका अभी यही है कि आज सोने से पहले अब आप ये सोचेंगे कि फोन पे टाइम कम करेंगे और उसके बदले कौन सी एक्टिविटी करेंगे। होमवर्क 1 एंड द अदर होमवर्क इज कौन कौन से गैजेट्स आप अपने आप से दूर रख सकते हैं और कितनी दूर रख सकते हैं, कितना कम उसका यूज कर सकते हैं, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट होमवर्क है। सो आई थिंक लेट अस कंक्लूड